नमस्कार साथियों, मैं राज आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हंट पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पे हम लोगों ने 2 लेक्चर ले लिया। इससे पहले गुलाम वंश हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट के हम लोग सीधा लेक्चर पे चलते हैं। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक रहता है क्यूमर्स और कैकुबाद, उसकी हत्या करके जो जलालुद्दीन खिलजी रहता है वो खिलजी वंश की स्थापना करता है। और ये जो खिलजी वंश स्थापना होता है इसी को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी क्रांति का जो आशय रहता है मुख्यतः सत्ता पर तुर्की अमीर के वर्ग के एकाधिकार को समाप्ति। मतलब इससे पहले जो सत्ता पर था वो तुर्की जो अमीर थे उनका एकाधिकार था, और उसे अब समाप्त करके जो निम्न कुल के लोग थे, मतलब निम्न जाति और नस्ल के आधार पर नहीं, अपितु योग्यता के आधार पर मतलब प्राप्त किया। ठीक है। बलबन का जो राजत्व के सिद्धांत जो रक्त की शुद्धता एवं उच्च कुलीनता पर आधारित था, खिलजी काल में समाप्त हो गया। अतः खिलजी क्रांति प्रशासन में व्यापक स्थानीय भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण थी। यद्यपि खिलजी सुल्तान भी तुर्क थे, हालांकि जो खिलजी सुल्तान थे ये भी तुर्क ही थे, पर उन्होंने गैर तुर्कों को भी प्रशासन में शामिल किया और साम्राज्यवादी व आर्थिक गतिविधियों मतलब आर्थिक नीतियों में उग्र व प्रबल परिवर्तन भी हुए। इतिहासकार जो हबीब रहते हैं और आरपी त्रिपाठी, इन्होंने इन परिवर्तनों को खिलजी क्रांति कहा है। तो खिलजी क्रांति जब खिलजी वंश की स्थापना होगी तो उसको जो कुछ इतिहासकार रहेंगे, जैसे आरपी त्रिपाठी रहेंगे, इरफान हबीब, तो इसी को ये लोग खिलजी क्रांति कहते हैं। तो खिलजी वंश की जो स्थापना करता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी करेगा। जलालुद्दीन खिलजी जो रहता है वो 1290 से लगाकर 1296 ईस्वी तक शासन करेगा। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी रहता है ये सबसे, जो दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा होंगे उसमें इसका जो उम्र रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है, यानी 75 साल की उम्र में ये राजा बनेगा। जलालुद्दीन खिलजी कैकुबाद का आरजे मुमालिक था। कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि एवं बरन का राज्यपाल नियुक्त किया। तो ये जो जलालुद्दीन था कैकुबाद के समय ये बरन का राज्यपाल था। कोतवाल फखरुद्दीन के आमंत्रण पर ये जलालुद्दीन दिल्ली आया था। मतलब जब ये ट्यूमर्स और कैकुबाद की हत्या कर देगा उसके बाद जो कोतवाल फखरुद्दीन रहेगा उसके आमंत्रण पर दिल्ली आएगा और जो सिंहासन को ग्रहण करेगा। कैकुबाद के समय जलालुद्दीन खिलजी समाना में उत्तर पश्चिमी सीमाओं का प्रधान भी था। मतलब उस समय ये जो समाना था वहां पर उत्तर पश्चिमी जो सीमा का प्रधान भी था। ठीक है। तो जलालुद्दीन ने किलाखोरी के महल में अपना राज्याभिषेक कराइए, वही किलाखोरी का महल है जिसको कैकुबाद ने बनवाया था। इसी में जब उसकी हत्या कर देता है उसके बाद जलालुद्दीन अपना राज्याभिषेक करवाएगा। जलालुद्दीन ने सर्वप्रथम घोषित किया हुआ दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। तो जलालुद्दीन खिलजी का मानना था कि कभी भी जो दिल्ली सल्तनत है वो सही तरीके से मतलब पूरी तरीके से कभी भी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है। तो जलालुद्दीन एक उदार प्रवृत्ति का सुल्तान था। विरोधियों के प्रति उसने दुर्बल नीति अपनाई। वह कहता था कि मुसलमानों का रक्त बहाना मतलब बहाने की उसकी आदत नहीं। उसका मानना था कि मतलब एक शांति प्रिय राज्य स्थापित करना चाहता था। और वो मुसलमानों का बेसिकली वो मुसलमानों का रक्त नहीं मतलब बहाना नहीं चाहता था। उसने ईरानी फकीर सादी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला दिया। सीदी मौला सूफी संत शेख फदरुद्दीन गजे सिकंदर के शिष्य थे। तो ये जो सीदी मौला मतलब उस समय फखरुद्दीन सीदी मौला जो थे उनको सूफी संत थे, उनको क्या किया था इसने? हाथी के पैर तले कुचला दिया था। कड़ा मानिकपुर के जो सूबेदार अलाउद्दीन ने जब कड़ा मानिकपुर के सूबेदार अलाउद्दीन ने जब 1292 में मालवा में भिलसा की लूट की तब जलालुद्दीन प्रसन्न होकर उसे अवध की इक्तेदारी भी दे दी। तो जब ये अलाउद्दीन 1192 में मालवा में जो भिलसा की लूट करता है उसके बाद ये जो जलालुद्दीन रहता है उससे प्रसन्न होकर उसको अयोध्या की भी इक्तेदारी दे देगा। और कड़ा मानिक के जो सूबेदार रहेंगे मलिक छज्जू, इन्होंने दोबारा जो 1290 में विद्रोह किया वह सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण की। जलालुद्दीन ने रणथंभौर की घेरबंदी की और 1291-92 में यह कहते हटा लिया कि मुसलमानों के सिरों के बाल की कीमत ऐसे 100 किलो से ज्यादा। तो जो जलालुद्दीन खिलजी था बहुत मतलब एक प्रकार से उदार था, बट ये मुसलमानों के लिए ही उदार था खासकर। तो ये जब 1291-92 में रणथंभौर पर घेरा डालता है तो वहां पर ये कहते हुए अपना काफी टाइम तक तो घेरा डाल के रखेगा, लेकिन बाद में ये कहते हुए घेरा हटा लेगा कि मुसलमानों के जो सिर का एक बाल की कीमत ऐसे 100 किलो से ज्यादा समझता था। ठीक है।
तो रणथंभौर अभियान के समय ताजुद्दीन पूची ने सुल्तान जलालुद्दीन को मारने की योजना बनाई, लेकिन बाद में उसको भी माफ कर दिया। तो जो रणथंभौर अभियान ताजुद्दीन पूची था, ये सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करना चाहता था, लेकिन ये जलालुद्दीन इतना उदार था कि इसने उसको भी माफ कर दिया। 1292 में मंगोल हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया, किंतु अब्दुल्ला पराजित हुआ। ठीक है, जलालुद्दीन ने मंगोलों के प्रति उदारता की नीति अपनाई हुआ, अपनी एक पुत्री का विवाह चंगेज खां के वंशज मंगोल सरदार उलूग खां के साथ कर दिया। तो जो जलालुद्दीन था, इसके समय सबसे जो बड़ी समस्या उत्पन्न होकर आ रही थी, वो मंगोलों का आक्रमण आ रही थी। तो ये चालाकी से क्या किया, मंगोलों की जो मतलब पुत्री थी, उनसे अपनी जो मंगोलों से अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। ठीक है, जो कि चंगेज वंश रहेंगे, उलूग खां के साथ, जो उसका सरदार रहेगा मंगोलों का, उसके साथ अपनी पुत्री की शादी कर देगा, जिससे उलूग खां व उसके मंगोल अनुयायियों ने इस्लाम ग्रहण किया और वो नवीन मुसलमान कहलाए। वह दिल्ली के आसपास बस गए, जो कि मुगलपुरा बस्ती कहलाता है। ठीक है, तो शादी कर दिया, उसके बाद जो मंगोल वहीं बस गए, वो लोग नवीन मुसलमान कहलाए, और ये लोग मुगलपुरा बस्ती, जो मुगलपुरा बस्ती है, मतलब दिल्ली के आसपास जो बसे, उसे मुगलपुरा बस्ती कहलाए। ठीक है, दक्षिण भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जलालुद्दीन के समय 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर अलाउद्दीन के नेतृत्व में हुआ। ये दक्षिण जो भारत था, उस पर जो 1296 ईस्वी में रामचंद्र देव के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने नेतृत्व किया था। जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 उसको उसका कड़ा में गंगा नदी के तट पर छलपूर्वक वध कर दिया। तो ये जब अलाउद्दीन खिलजी जो देवगिरी को जब जीत कर वापस आते हैं, तो वहां से बहुत सारा धन दौलत और सोना चांदी लेकर जब वापस लौट रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, वहीं मतलब कड़ा में गंगा नदी के तट पर, वहीं मतलब कड़ा में ही रुक जाएंगे। तो क्या करेगा, जलालुद्दीन जाएगा यहाँ से उससे मिलने, वहीं पर ये अलाउद्दीन उसको मतलब धोखे से उसकी हत्या कर देगा, मतलब उसको मरवा देगा। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के पुत्र अरकाली खां समेत उसके परिवार के सभी सदस्यों को, तो जब ये राजा बनेगा तो ये क्या करेगा, अलाउद्दीन जो भी इसके जलालुद्दीन के मतलब भतीजे, मतलब जो भी लोग इसके घर परिवार के रहेंगे, एक एक करके उन सबका कत्ल करवा देगा। तो जलालुद्दीन खिलजी की जो विधवा रहती है मल्लिका जहान, अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। तो जो जलालुद्दीन की वाइफ रहेगी मल्लिका जहां, मतलब उसकी पत्नी, अपने बेटे रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दे गया। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जो मानता था कि राज्य जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, वह उदार व निरंकुश होना चाहिए। तो जलालुद्दीन मतलब उसका मानना था कि जो राज्य है उसको जनता की इच्छा पर होना चाहिए और उदार निरंकुशवादी होना चाहिए। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ नामक विभाग की स्थापना की। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है दीवाने वकूफ विभाग की स्थापना कौन किया, तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली लखनौती के मध्य फैले जंगल को साफ करा और डाकू एवं लुटेरों की रक्षा की। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो दिल्ली और लखनौती के पास जो जंगल फैले हुए थे उनको साफ करा। उसके पीछे का रीजन यह था कि क्योंकि जो जंगल थे उसी में ये जो डाकू और लुटेरे लोग रहते थे, ये अटैक करते थे छुप के। तो क्या क्या उसको पूरा साफ कराएगा, जिससे ये जो डाकू और इनके रुकने का भी मतलब जो बंदोबस्त खत्म होगा, तो ये एक प्रकार से उनको मतलब पकड़ना या मारना आसान हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो जलालुद्दीन के समय शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष था। तो जो अमीर खुसरो रहता है जलालुद्दीन के समय शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष रहेगा। तो जब जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन राजा बनेगा 1296 में, 1296 से लगाकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहेगा, और इसका जो मूल नाम रहता है वो अली गुस्साप रहेगा। ठीक है, और इसका जो जन्म होगा 1266 ईस्वी में सिरसा में होगा। ठीक है, सिरसा में इसका 1266 ईस्वी में जन्म होगा। इसका जो राज्याभिषेक होगा 3 अक्टूबर 1296 को होगा। ठीक है, बलबन ने सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया, तो अलाउद्दीन के समय सल्तनत का साम्राज्यवादी युग प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो बलबन था उन्होंने दिल्ली का सुदृढ़ीकरण किया, मतलब बहुत सारे किले बनवाए, और जो अलाउद्दीन था दिल्ली सल्तनत को साम्राज्यवादी युग में प्रारंभ किया। ठीक है, लेनपुल ने अलाउद्दीन को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है। तो लेनपुल ने जो अलाउद्दीन था उसको सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है। बुलजे हेग के अनुसार अलाउद्दीन के साथ सल्तनत का साम्राज्यवाद प्रारंभ हुआ। ठीक है, अलाउद्दीन का आरंभिक जो नाम था अली गुस्सास था,
अलाउद्दीन कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था तथा स्वयं को कड़ा में ही सुल्तान घोषित कर दिया। तो वहीं पर ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर देगा और अपना जो राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के जो लाल महल था, बलबन ने बनवाया था लाल महल, उसी में आकर ये अपना राज्याभिषेक करवाएगा। ठीक है, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन के समय जो सबसे एक प्रमुख समस्या उभर के आ रही थी वो मंगोलों का आक्रमण। हालांकि इसके समय ही सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होंगे, क्योंकि इसके समय लगभग 6 गो मंगोल आक्रमण होंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने मंगोलों के प्रति रक्त एवं युद्ध द्वारा आधारित अग्रगामी नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ये मंगोल आक्रमणकारी मध्य एशिया के मंगोल शासक दावा खां द्वारा भेजे गए। तो ये जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, जो मध्य एशिया का जो एक शासक था, मतलब मंगोल शासक दावा खां के द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, तो इसके समय में सबसे ज्यादा 6 आक्रमण होंगे। जफर खां जो रहेगा वो मंगोलों के विरुद्ध अलाउद्दीन का सेनापति रहेगा। किली के मैदान में जफर खां ने 1299 ईस्वी मंगोल के आक्रमण के दौरान मारा गया। तो जो जफर खां रहेगा ये 1299 मंगोल आक्रमण के दौरान ही मारा जाएगा। जफर खां को मतलब ये इतना महान व्यक्ति था, इसको युग का हीरो या रुस्तम कहा जाता था। जफर खां की मृत्यु पर अलाउद्दीन ने कहा कि बिना अपमानित हुए उससे छुटकारा मिल गया। मतलब ये व्यक्ति इतना मतलब कुशल था, मतलब से इतना अच्छा सेनापति था कि अलाउद्दीन को भी इससे ऐसा लगता था कि मतलब इसके सामने अगर हम जाएंगे तो हमको अपमान महसूस होगा। तो ये जब मरता है तो अलाउद्दीन कहता है कि बिना अपमानित हुए छुटकारा मिल गया। ठीक है, 1303 ईस्वी में तार्गी मंगोल 2 माह तक दिल्ली पर घेरा डाले रखा। जो तार्गी मंगोल रहता 1303 में अटैक करेगा और 2 माह तक दिल्ली पर घेरा डाले रखेगा। अलाउद्दीन को संधि करके उसे वापस भेजना पड़ा। हालांकि अलाउद्दीन बाद में इसको संधि करके वापस भेज देगा। और इस प्रकार अलाउद्दीन की मंगोलों से पराजय थी। एक प्रकार से मंगोल लोगों से ये अलाउद्दीन के पराजय थे। इसके बाद अलाउद्दीन ने मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 में सीरी को अपनी राजधानी, मतलब ये मंगोलों के आक्रमण से मतलब बचने के लिए ये क्या करेंगे, 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाई हुआ किलेबंदी की। ठीक है, मलिक नायक नामक हिंदू अलाउद्दीन की सेना में था जिसने मंगोलों को हराया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में। तो अलाउद्दीन के कुछ अलाउद्दीन के उत्तर भारतीय अभियान, जिसमें सबसे पहला जो उन्होंने उत्तर भारत में अभियान किया था उसमें था गुजरात पर। ठीक है, तो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उत्तर भारत में जब विस्तार करना चाहा उसने सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण किया। तो सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन का ये प्रथम अभियान था। उलूग खां व नुसरत खां ने राजधानी अलीवाड़ी को लूटा और बघेल शासक कर्ण द्वितीय की जो पत्नी कमला देवी के भी आक्रमणकारियों के हाथ लगी। तो ये जो उलूग खां और नुसरत खां था उत्तर भारत के अभियान के समय अलाउद्दीन के सेनापति रहेंगे और ये सबसे पहले गुजरात पर अटैक करेंगे 1299 ईस्वी में। और यहाँ का जो शासक रहेगा गुजरात का कर्ण द्वितीय, इसकी जो पत्नी रहती है कमला देवी, वो आक्रमणकारियों के हाथ लगेगी। और ये अलाउद्दीन ने बाद में अलाउद्दीन क्या करेगा, इस कमला देवी से विवाह कर लेगा और इसे मल्लिका जहां की उपाधि प्रदान करेगा। गुजरात दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत बन गया और आगे चलकर जो गुजरात रहेगा उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेगा और एक प्रांत बन जाएगा। कर्ण द्वितीय जो था ने अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी में शरण ली। ये भागकर देवगिरी में शरण लेगा। ठीक है, खंभात से अलाउद्दीन के सेना नायक नुसरत खां ने हिंदू से मुसलमान बनाए गए हिजड़े दास मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। तो गुजरात अभियान के समय ही उसे मलिक कफूर मिलता है। वहां सर ये मलिक कफूर जो रहेगा उसको अलाउद्दीन 1000 दिनार में खरीदेगा और इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इस कारण मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, मलिक कफूर अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान का सेनापति रहेगा। आगे चलकर ये जो अलाउद्दीन रहेगा जो दक्षिण भारत में अभियान करेगा उसमें मलिक कफूर को ही सेनापति बनाएगा। और ये जो मलिक कफूर था ये गुजरात के कैम्बे का रहने वाला था। तो 1299 ईस्वी में गुजरात के बघेल शासक कर्ण के विरुद्ध अभियान में मलिक कफूर अलाउद्दीन को मिला। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा अभियान होगा वो मालवा पर अभियान होगा। कब हुआ था, 1305 ईस्वी में। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन के सेनापति अलाइन उल मुल्क ने मालवा को जीता और मालवा का जो शासक था मलहक देव एवं उसका सेनापति हरनंद पोका, मतलब जो मालवा का जो शासक था महलक देव और उसका जो सेनापति था
हरण पोका था। अलाउद्दीन के समय सल्तनत की सीमा व्यास नदी से बढ़कर सिंधु नदी तक पहुंच गई। तो इससे पहले जो सीमा थी वो व्यास नदी तक थी, लेकिन अभी जो अलाउद्दीन के समय में ये जो व्यास नदी से सीमा बढ़कर सिंधु नदी तक पहुंच गई। ठीक है, आगे उसका जो अगला अभियान रहेगा वो रणथंभौर पे रहेगा। अलाउद्दीन ने रणथंभौर आक्रमण का उल्लेख जोधराज के हमीर रासो नैनचंद सूरी के रचित हमीर महाकाव्य में मिलता है। तो इसका जो रणथंभौर का उल्लेख कहाँ मिलता है? जोधराज का जो एक मतलब हमीर रासो और नैनचंद सूरी की जो रचना मतलब पुस्तक है, महाकाव्य है, नैनचंद सूरी में मिलता है। ठीक है, रणथंभौर आक्रमण का मुख्य कारण हमीर द्वारा अलाउद्दीन के असंतुष्ट मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह एवं केब्रू को शरण देना माना जाता है। तो इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि जो रणथंभौर का अभियान था, ये जो हमीर थे वहां के मतलब शासक, उन्होंने अलाउद्दीन से जो असंतुष्ट मंगोल थे मतलब मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दी थी, इसलिए इन्होंने रणथंभौर पे अटैक किया था। ठीक है, रणथंभौर अभियान का नेतृत्व नुसरत खान और मुलूक खान ने किया था। तो जितने भी उत्तर भारत थे उसमें उत्तर भारत में इनका जो अभियान था उसमें सब में सेनापति कौन था? नुसरत खान उलूक खान ही था। ठीक है, 1301 ईस्वी में रणथंभौर के विजय के समय हुआ जौहर फारसी साहित्य में जौहर का पहला वर्णन मिलता। तो जो रणथंभौर अभियान रहेगा 1301 में, इसी के समय जो सबसे पहला जौहर का मतलब जो पहला जौहर का वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो भी रणथंभौर अभियान में उनके साथ गया था। तो अमीर खुसरो भी रणथंभौर अभियान में था उनके साथ। उसने तारीखे अलाई खजाइल उल फुतू में इस जौहर का वर्णन किया। और जो अलाउद्दीन की एक बुक है, सॉरी माफ करना, ये जो अमीर खुसरो की बुक है खजाइल फुतू, इसमें इस जौहर का वर्णन किया। इसमें हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया था। ठीक है, हमीर अपने भाई बीरम के साथ मारा गया युद्ध में, मतलब लड़ता हुआ हमीर और इसका जो भाई रहेगा बीरम वो मारा जाएगा और इसकी जो पत्नी रहेगी वो जौहर करेगी। इसी का उल्लेख बाद में मिलता है जो अमीर खुसरो की बुक में मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? नुसरत खान था, पहले ही आपको बता चुके हैं। अलाउद्दीन ने हमीर के मंत्री रणमल और रखपाल को अपनी तरफ मिलाकर रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अगला जो रहेगा अभियान का चित्तौड़ पर रहेगा। तो अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम अपने पुत्र खिजरा खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा और जब चित्तौड़ को जीत लेगा तो इसका जो नाम बदलकर क्या रख देगा? खिजराबाद नाम रख देगा। और इसका जो पुत्र रहता है खिज्र खां, उसी के नाम पर इसका नाम बदलकर खिजराबाद रख देगा। ठीक है, तो चित्तौड़ इससे पूर्व किसी सुल्तान ने नहीं जीता था, मतलब चित्तौड़ को इससे पहले किसी भी मतलब सुल्तान ने नहीं जीता था। अमीर खुसरो ने भी चित्तौड़ अभियान में हिस्सा लिया था और अमीर खुसरो भी इसके साथ जाएगा। उसकी रचना जो खजाइल फुतू में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में भी उसके साथ था। तो अमीर खुसरो जो रहेगा चित्तौड़ में तो रहेगा ही, उसके साथ ही जो दक्षिण भारत के जो अलाउद्दीन के अभियान रहेंगे उसमें भी अमीर खुसरो उसके साथ में रहेगा। और जो चित्तौड़ मतलब चित्तौड़ के जो राजा रतन सिंह थे, जो राणा रतन सिंह, इनका जो दो सेनापति थे उनका गोरा और बादल थे। ठीक है, ये इनके दो सेनापति थे, हालांकि बाद में ये मारे जाएंगे। अमीर खुसरो हिंदी में कविता लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि था। तो हिंदी में कविता लिखने वाला पहला मुस्लिम कवि कौन था? अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने खजाइल फुतू में पद्मिनी प्रकरण का भी वर्णन किया। तो आपने मूवी देखा ही होगा पद्मिनी। तो जो अमीर खुसरो था उसने खजाइल फुतू इनकी जो बुक थी उसमें पद्मिनी प्रकरण का वर्णन किया है। 16वीं शताब्दी में हिंदी रचना पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी में भी पद्मिनी कथानक व खजाइल फुतू से लिया गया है। ठीक है, चित्तौड़ में रानी पद्मिनी ने जौहर किया, लेकिन खुसरो ने इस जौहर का उल्लेख नहीं किया। ऐसा कहा जाता मतलब जो रानी पद्मिनी थे उन्होंने चित्तौड़ में जौहर किया था। हालांकि ये जो जौहर है इसको खुसरो ने मतलब इसका उल्लेख नहीं किया है। खुसरो ने अलाउद्दीन एवं पद्मिनी का उल्लेख सुलेमान एवं सेवा नाम से किया है। ठीक है, तो इन्होंने जो अलाउद्दीन और पद्मिनी के बारे में लिखा है खुसरो ने, तो उसमें सुलेमान और सेवा नाम से किया। ठीक है, चित्तौड़ अभियान का नेतृत्व स्वयं अलाउद्दीन ने किया था। तो चित्तौड़ अभियान का जो नेतृत्व वो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके बाद जो अगला अभियान रहेगा वो जालौर का अभियान रहेगा। तो अलाउद्दीन के समय कन्नड़ देव के विरुद्ध अपनी एक नौकरानी बुलेट बिहिस्त के नेतृत्व में एक सेना भेजी। शुरुआत में जो जालौर के ऊपर जब अटैक करेगा मतलब अलाउद्दीन, तो यहाँ क्या करेगा? अपनी एक नौकरानी बुलेट बिहिस्त उसके नेतृत्व में एक सेना भेजेगी। बाद में
मतलब वो जीत नहीं पाएगी, तो उसके बाद में कमालू कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजेगा। ठीक है, जालौर विजय का सेनापति कौन रहेगा? कमालुद्दीन गुर्ग रहेगा। ठीक है, इसके समय में ये इसको जालौर को जीत लेगा और कमालुद्दीन गुर्ग 1315 ईस्वी में गुजरात में विद्रोह का दमन करते हुए मारा गया। बाद में इसको 1315 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। अलाउद्दीन ने जालौर को जीतकर इसका नाम जलालाबाद रख दिया। जैसे चित्तौड़ को जीत के इसका नाम खिजराबाद रखा था, उसी प्रकार अलाउद्दीन ने जालौर को जब जीत लेगा तो इसका भी नाम बदलकर क्या रख देगा? जलालाबाद रख देगा। ठीक है, सिवाना जालौर दुर्ग का प्रवेश द्वार जिसको कहा जाता है, में कमालुद्दीन गुर्ग को सूबेदार बनाया और सिवान का जो नाम था सिवाना, इसका नाम खैराबाद रखा। ठीक है, सिवाना अभियान में सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने उत्तर भारत के अभियान देख लिया। अब अलाउद्दीन दक्षिण भारत में कुछ अभियान करेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दक्षिण भारत, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का क्रम, अलाउद्दीन ने दक्षिण राज्यों को सीधे साम्राज्य में न मिलाकर मतलब उनसे अधीनता स्वीकार कराई एवं राजस्व लिया। तो जब अलाउद्दीन दक्षिण भारत को जीतेगा तो उनको सीधे मतलब अपने राज्य में नहीं मिलाएगा, क्या करेगा? अधीनता स्वीकार कराएगा, उनसे टैक्स लेगा, मतलब उनसे राजस्व लेगा। आगे चलकर मुबारक खिलजी जो रहेगा वो मतलब जो दक्षिण भारत को अपने राज्य में मिलाएगा भी। तो आप ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन सिर्फ क्या करता है? जीतेगा और उनको मतलब अपने अधीनता स्वीकार करवाएगा और टैक्स लेगा, बट उस पर अभी अपने राज्य में नहीं मिलाएगा। ठीक है, दक्षिण में उसने अधिराजत्व की नीति अपनाई हुआ, ना कि प्रभुसत्ता के। ठीक है, अलाउद्दीन विंध्याचल को पार करने वाला प्रथम सुल्तान था। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण करने वाला कौन था, तो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन रहता है, ये विंध्याचल को पार करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, अलाउद्दीन ने 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में मालवा पर आक्रमण कर भिलसा को जीता था। ठीक है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने खजाइल फुतूह तथा बर्नी ने तारीखे फिरोजशाही में विस्तार से किया है। तो अलाउद्दीन के जो दक्षिण अभियान रहते हैं इसका जो वर्णन करता है अमीर खुसरो, किसमें करेगा? इसकी एक बुक है खजाइल फुतूह, इसके अंदर ये दक्षिण भारत के अभियानों का वर्णन करेगा। वही एक बर्नी की बुक है तारीखे फिरोजशाही, इसने भी, बर्नी ने भी अलाउद्दीन के जो दक्षिण भारत के अभियान थे इसमें इसका वर्णन किया है। दक्षिण में मलिक काफूर के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजे गए। तो जो भी दक्षिण में अटैक होंगे, यहाँ पर आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जितने भी अटैक होंगे यहाँ पर जो सेनापति रहेगा वो मलिक काफूर रहेगा, जिसको इन्होंने गुजरात से खरीदा था 1000 दिनार में, उसी को ये दक्षिण भारत में और मतलब सेनापति बनाएंगे। उन्हीं के नेतृत्व में जितने भी अभियान भेजे जाएंगे। ठीक है, दक्षिण अभियान का सर्वाधिक आधिकारिक वर्णन अमीर खुसरो का है, जो सबसे सटीक वर्णन देता है दक्षिण अभियानों का, क्योंकि वो उसके साथ रहता था, इसलिए ये ज्यादा मतलब ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो ने मलिक काफूर के साथ दक्षिण अभियान में भी गया था, तो ये दक्षिण अभियान में मलिक काफूर के साथ भी रहेगा। इस समय दक्षिण में 4 प्रमुख राज्य थे, जो कि एक वारंगल था, देवगिरी, वेलसेल और पांडे। ये जो 4 राज्य थे, इन्हीं को मतलब इन्हीं पे इनके जो दक्षिण भारत के अभियान रहेंगे वो इन्हीं को जीतकर इनसे टैक्स वगैरह लिया जाएगा। हालांकि बाद में, अभी तक मतलब ये जीत तो लेंगे बट अपने राज्य में नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला रहेगा वो कौन सा रहेगा? वारंगल रहेगा। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में दक्षिण पर पहला आक्रमण वारंगल पर मलिक छज्जू के नेतृत्व में किया था। ठीक है, किंतु तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने छज्जू को परास्त किया। तो अलाउद्दीन जो शुरुआत में जो मतलब वारंगल पर आक्रमण करेगा, किसके मतलब नेतृत्व में करेगा? मलिक छज्जू के। हालांकि जो मलिक छज्जू रहेगा, रुद्रदेव द्वितीय छज्जू को पराजित कर देगा, जो मलिक छज्जू उसको हरा देगा। फिर क्या हो जाएगा? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को मुस्लिम इतिहासकारों ने लहरदेव कहा। तो जो प्रताप रुद्रदेव थे, इसको मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको क्या कहा था? लहरदेव कहा था। ठीक है, 1308 ईस्वी में दोबारा से वारंगल पर आक्रमण करेगा, चूंकि यह पहली बार इसको, ये जो रुद्रदेव द्वितीय था ये मलिक छज्जू को हरा देगा। तो 1308 ईस्वी में वारंगल पर दोबारा अलाउद्दीन आक्रमण भेजेगा। इस बार इसका जो सेनापति रहेगा वो मलिक काफूर रहेगा। ठीक है, जिसने प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को पराजित करेगा, और ये जो रुद्रदेव रहेंगे उनको पराजित करेगा। और रुद्रदेव जो रहेंगे, प्रताप रुद्रदेव काफूर को प्रताप रुद्रदेव काफूर को कोहनूर हीरा दिया, और ये एक मतलब अपनी मतलब एक मूर्ति बनाते हैं, उसमें गले में ये जो कोहनीर हीरा डालकर ये मतलब उनको गिफ्ट करते हैं। तो एक प्रकार से ये अधीनता स्वीकार करते हैं। ठीक है,
वारंगल के प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने अपनी जो सोने की मूर्ति बनवाकर उसमें कोहिनूर हीरे की माला डालकर कपूर को दी तथा अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर नियमित वार्षिक कर देने लगा। ठीक है, तो ये मतलब अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लेंगे और राजस्व आगे से ये नियमित रूप से देने लगेंगे। ठीक है, अगला जो इनका आक्रमण रहेगा देवगिरी पर रहेगा। 1306-7 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर दक्षिण का पहला सफल आक्रमण किया। ठीक है, मलिक काफूर के नेतृत्व में किया गया देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन को एलिचपुर की आय भेजने का वचन दिया। ठीक है, रामचंद्र मलिक कपूर के साथ अलाउद्दीन से मिलने दिल्ली आया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी और चंदोबा देकर सम्मानित किया हुआ। नवसारी का जिला भी देवगिरी में शामिल किया, मतलब कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन ने 1313 ईस्वी में देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया तथा रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव को परास्त कर मार डाला और हरपाल देव को गद्दी पर बैठा दिया। तो ये जो मतलब देवगिरी रहता है, यहाँ इसका जो बेटा रहता है दोबारा से मतलब ये टैक्स नहीं भेजेगा और ये दोबारा से तो क्या करेगा अलाउद्दीन इस पे दोबारा से 1313 में दोबारा अटैक करेगा और फिर इसका जो बेटा रहेगा उसको परास्त करके मार डालेगा और हरपाल को गद्दी पर बैठाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला दक्षिण भारत का अभियान रहेगा वो किस पे रहेगा, होयसल पर रहेगा। कब रहेगा, 1310 ईस्वी में। ये भी मलिक काफूर के नेतृत्व में होगा। होयसल राज्य पर आक्रमण किया गया। वह बीर बल्लाल, यहाँ का जो राजा था बीर बल्लाल तृतीय, अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली और ये बल्लाल जो तृतीय ने मदुरा के विजय के समय अलाउद्दीन की सहायता भी की। आगे चलकर ये मदुरा विजय जब करेंगे तो उसमें अलाउद्दीन की ये मदद भी करेंगे। पांड्य राज्य की राजधानी बीरधुल थी, जो मतलब ये पांड्य राज्य की जो राजधानी थी वो बीरधुल थी। बीर बल्लाल तृतीय ने ही अलाउद्दीन को माबर प्रदेश यानी पांड्य के मार्ग की जानकारी दी थी। मतलब इसके बाद जब ये पांड्य देश पर अटैक करेंगे तो उसमें इनकी ये जो बल्लाल तृतीय रहेगा ये मदद भी करेगा और जो मतलब इसका गुप्त एक मार्ग रहता है उसके बारे में ये जानकारी भी देगा अलाउद्दीन को। और बल्लाल तृतीय ने मलिक कपूर के साथ दिल्ली भी गया और ये उसके बाद मलिक कपूर के साथ दिल्ली भी जाएगा। इसके बाद जो इनका अगला अटैक रहेगा पांड्य पर रहेगा। 1311 ईस्वी में मदुरा के पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ दो भाइयों वीर पांड्य व सुंदर पांड्य के बीच विवाद था। इसी विवाद का फायदा उठाते हुए अलाउद्दीन ने इस पर अटैक करा, मतलब इस पर अभियान कराया था। तो जो इसके दो भाई थे, मतलब ये दोनों भाई जो थे वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के बीच विवाद था। इसी को लेकर सुंदर पांड्य ने वीर पांड्य के विरुद्ध अलाउद्दीन से मदद मांगी थी। ठीक है, तो ये आपस में लड़ रहे थे। ये क्या कि बाहर से मतलब जो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था अलाउद्दीन, ये सुंदर पांड्य क्या करेंगे अपने ही भाई के विरुद्ध अलाउद्दीन से मदद मांग लेंगे। कपूर ने मदुरा पर आक्रमण कर काफी धन लूटा व रामेश्वरम के मंदिर को नष्ट कर वहां मस्जिद बनवाई। तो कपूर मदुरा को लूटेगा और उसके बाद यहाँ का जो रामेश्वरम मंदिर रहेगा उसको नष्ट करेगा और वहां पर मस्जिद बनवाएगा। धन की दृष्टि से पांड्य राज पर किया गया आक्रमण सर्वाधिक सफल रहा। तो जब ये पांड्य को जीतेंगे तो यहाँ पर इनको बहुत सारा धन दौलत प्राप्त होगी, जिस कारण ये जो इनका जितने भी अभियान करेंगे उसमें इनको सबसे ज्यादा धन दौलत किसमें प्राप्त होता, तो इनको पांड्य जो रहेगा उसी पांड्य राज्य पर ही प्राप्त होगा। तो पांड्य राजाओं ने ना तो अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की और ना ही कर दिया। इस प्रकार मदुरा के खिलाफ सैनिक अभियान राजनीतिक दृष्टि असफल। हालांकि ये जो पांड्य राज्य था इन्होंने अलाउद्दीन की ना तो अधीनता स्वीकार की और ना ही इन्होंने राजस्व दिया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनका जो अलाउद्दीन का राजनीतिक अभियान रहता पांड्य के खिलाफ ये सफल नहीं था। ठीक है, तो अलाउद्दीन के समय, चूंकि उस समय काफी सारे विद्रोह भी हुए थे अलाउद्दीन के टाइम, तो अलाउद्दीन के काल में बहुत से विद्रोह हुए। इसका जो पहला विद्रोह होगा नवीन मुसलमानों का विद्रोह था। ठीक है, इसका जो आकत खां का विद्रोह रहेगा, अवध के सूबेदार मंगू खां एवं बदायूं के सूबेदार मलिक उमर का विद्रोह रहेगा। 1308 में हाजी मौला का विद्रोह रहेगा। तो इसके समय में इसको काफी सारे, एक तो मंगोल आक्रमण का सामना तो करना ही पड़ा, उसके साथ साथ इसको बहुत सारे विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, अतका खां जो कि अलाउद्दीन का भतीजा था, हाजी मौला पुराने कोतवाल फखरुद्दीन का सेवक था। ठीक है, पहला विद्रोह उन मंगोलों का था जो जलालुद्दीन खिलजी के समय इस्लाम में परिवर्तित हुए एवं नवीन मुसलमान कहलाए। ठीक है, तो ये जब जलालुद्दीन खिलजी के समय जब ये मंगोलों से अपनी बेटी की शादी करता है तो जो लोग यहाँ के बस जाते हैं वो मंगोल, वो नवीन मुसलमान कहलाते। तो ये पहला विद्रोह वही नवीन मुसलमान जो होंगे वही अलाउद्दीन के खिलाफ करेंगे। ठीक है, इन नवीन मुसलमानों ने 1299 ईस्वी में गुजरात से नुसरत खां के नेतृत्व में
लौट रही अलाउद्दीन की जो सेना रहेगी उस पर अचानक विद्रोह कर दिया, मतलब उस पर अटैक कर देंगे और अलाउद्दीन के एक भतीजे तथा नुसरत खां के भाई को मार दिया। मतलब अलाउद्दीन का एक भतीजा जो रहेगा तो नुसरत खां के भाई को भी इन्होंने मार दिया था। ये जो नए मुसलमान ने, नवीन मुसलमान जो थे, इन्होंने जब ये गुजरात से अटैक करके लौट रहे थे, मतलब वहां से जीतकर, तो ये अचानक से अटैक कर देंगे। नुसरत खां ने विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया और नुसरत खां मतलब बड़ी क्रूरता के साथ विद्रोह को दबा देगा। जियाउद्दीन बर्नी तथा इसामी ने इन्होंने लिखा है कि अलाउद्दीन ने एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्ल कराया। तो ऐसा बर्नी और इसामी कहता है कि अलाउद्दीन बड़ी संख्या में जो नवीन मुसलमान थे उनका कत्ल कराया था। विद्रोहों को दमन के लिए हेतु 4 अध्यादेश जारी किए थे। मतलब ये जो विद्रोह उठ रहे थे इनको दमन के लिए अलाउद्दीन ने 4 अध्यादेश जारी किए थे, जिसमें अमीरों की संपत्ति, धार्मिक व भूमि अनुदान जब्त कर लिया गया। चूंकि जब इनके पास इसका मानना था कि मतलब जो अमीर हैं इनके पास जब धन संपत्ति नहीं रहेगी तो ये लोग अटैक नहीं कर पाएंगे, मतलब विद्रोह नहीं कर पाएंगे, और जो धार्मिक व भूमि अनुदान जितना भी इससे पहले दिया गया था उस सबको जब्त करवा लेगा। तो एक अध्यादेश पास करेगा। ठीक है, दूसरा अध्यादेश क्या करेगा, इसने गुप्तचर प्रणाली के गठन किया। तो ये गुप्तचर प्रणाली बनाएगा जिससे जो लोग मतलब विद्रोह करने का सोच रहे हैं उसके बारे में ये जानकारी इसको मतलब पहले ही प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये गुप्तचर प्रणाली का गठन भी करेगा। दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया। ये अलाउद्दीन क्या करेगा, दिल्ली में जितना भी मतलब ये शराब मदिरा वगैरह था इस पे रोक लगा दिया। ठीक है, अगला इसको जो चौथा अध्यादेश रहेगा, अमीरों के आपसी मेल मिलाप और उत्सवों पर रोक व आपसी विवाह से पूर्व सुल्तान से अनुमति लेना होगा। तो जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है वो अमीर जो उनका आपसी मेल मिलाप, मतलब आपस में एक दूसरे से नहीं मिल सकते, ना तो गुट में ये लोग रह सकते हैं, और ये जो उत्सव होते हैं और त्यौहार होते हैं इसमें लोग एक साथ नहीं मतलब एक दूसरे पर मतलब पूरी तरीके से उत्सव ही रोक लगा दिया। और जो आपसी विवाह, सुल्तान मतलब अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी सुल्तान से अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है, अलाउद्दीन का जो राजत्व का सिद्धांत था, अलाउद्दीन देवी शक्ति पर जो इसका राजत्व का सिद्धांत था, देवी शक्ति पर आधारित राजस्व में विश्वास नहीं करता था। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत, अलाउद्दीन देवी शक्ति पर आधारित राजत्व में विश्वास नहीं करता था, बल्कि वह ऐसे राजत्व में विश्वास करता था जो स्वयं अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध करे। तो मतलब अलाउद्दीन का ऐसा मानना था कि दैवी शक्ति पर राजत्व का विश्वास इसका नहीं था, और ये ऐसा मानता था कि जो ऐसे राजत्व में इसका विश्वास था जो स्वयं अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध करे। ठीक है, तो अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, इसके बारे में कौन बताता है, अमीर खुसरो ने किया। ठीक है, अमीर खुसरो ने ईश्वरी गुणों से समानता देकर अलाउद्दीन के पद को और ज्यादा मतलब ऊंचा बनाया। ठीक है, पवित्र एवं दिव्य बना दिया। जो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के जो मतलब ईश्वरी गुणों से समानता देकर अलाउद्दीन को जो पद था उसको पवित्र और दिव्य बना दिया। ठीक है, अलाउद्दीन का जो राजत्व शरीयत के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। तो इससे पहले जो सुल्तान बने वो लोग मतलब शरीयत के सिद्धांतों पर मतलब शासन करते थे, लेकिन जो अलाउद्दीन था उसने मतलब इसका जो राजत्व जो था वो शरीयत के सिद्धांतों पर नहीं था, और ना ही इसने इस्लामी सिद्धांतों को सहारा लिया। ठीक है, अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया। तो अलाउद्दीन का ऐसा मानना था कि धर्म और राजनीति दो अलग चीजें, तो ये पहला सुल्तान रहेगा जो कि धर्म और राजनीति को से पृथक करेगा। उसने खलीफा को मान्यता दी एवं यामिल उल खलीफा नसीरुल मुमायमिन यानी खलीफा का नायब, खलीफा का दाएं हाथ की उपाधि ग्रहण की, किंतु प्रशासन ने खलीफा के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया और ना ही खलीफा को कभी अधिकार पत्र के लिए आवेदन किया, और एवं उलेमा के वर्ग से कोई सलाह नहीं लेता था। तो जो अलाउद्दीन था एक खलीफा को मानता था, बट इन्होंने कभी भी खलीफा का जो हस्तक्षेप था उसको प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया, और ना ही कोई खलीफा से अधिकार प्राप्त करने का मतलब इच्छा इसकी कोई थी। ठीक है, तो ये सलाह नहीं लेता था। ठीक है, उसने बयाना के काजी मुगिसुद्दीन को कहा, मतलब ये इसका जो करीबी था उससे कहता है, यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और ना ही मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर होते हैं और परिस्थितियां देखते हुए तर्क संगत दिखाई देते हैं।
मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी अनुमति, मतलब शरीयत में उनकी अनुमति है या नहीं। मैं नहीं जानता कि न्याय के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो जो ये अलाउद्दीन है, ये मुगिसुद्दीन को बताता है। भले ही मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसका ऐसा मानना था, भले ही मुझे ज्ञान नहीं है, मतलब कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है, बट मैं ऐसे ही आदेश देता हूँ जो राज्य के मतलब हित में हो। और ठीक है, उसका मानना था कि मतलब ये भले ही मतलब मुझे नहीं पता है शरीयत में सही है ये, मतलब इसकी अनुमति है या नहीं है, लेकिन मैं वही करता हूँ जो राज्य के हित में होता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, अलाउद्दीन ने स्वयं को जिले इलाही घोषित किया। तो अलाउद्दीन ने स्वयं को जिले इलाही घोषित किया। अलाउद्दीन सुल्तान को कानून से ऊपर मानता था। अलाउद्दीन का मानना था जो सुल्तान है वो सबसे ऊपर, मतलब कानून से ऊपर मानता था। उसके अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून है। इसी प्रकार से जैसे मतलब फ्रांस के लुई 14वें की तरह अलाउद्दीन मानता था कि मैं ही राज हूँ। एक प्रकार से जो लुई 14वां था फ्रांस में, वो भी मानता था कि मैं ही राज हूँ। उसी प्रकार अलाउद्दीन का ऐसा मानना था कि जो सुल्तान है वो कानून से ऊपर है और जो सुल्तान के शब्द है वही कानून है। ठीक है, खिलजी वंश कि किसी सुल्तान ने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति नहीं ली। तो खिलजी वंश के जो भी सुल्तान रहेंगे, इनमें से कोई भी सुल्तान खलीफा से अपने पद की स्वीकृति नहीं लेंगे। हालांकि इसका जो आगे अभी मुबारक खिलजी आएगा, वो तो खुद को अपने को ही खलीफा घोषित कर लेगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी, दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की, वह इसे सिक्कों पर भी अंकित कराया। तो अलाउद्दीन जो था वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, जिस प्रकार सिकंदर ने जीता था। तो ये क्या करता है, अपना मतलब उपाधि धारण करेगा सिकंदर सानी की, और इसको अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाएगा। अलाउद्दीन एक नए धर्म की स्थापना, वह विश्व विजय करना चाहता था, एक नया धर्म बनाना चाहता था तथा वह विश्व विजय करना चाहता था, परंतु अपने मित्र दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर ये योजनाएं त्याग दी। तो इसका जो एक मित्र था अलाउल मुल्क, ये अक्सर उसकी सलाह मानता था, और ये अलाउद्दीन एक नया धर्म और ये विश्व विजय करना चाहता था। हालांकि जो इसका दोस्त रहेगा, मतलब इसका जो मित्र रहेगा अलाउल मुल्क, ये सलाह देगा, फिर मतलब इसको मना करेगा, फिर ये क्या करेगा, ये योजनाएं त्याग देगा। तो अलाउद्दीन सिर्फ अलाउल मुल्क की सलाह का सम्मान करता था। तो ये अलाउद्दीन जो था ये सिर्फ मतलब इसी की बात मानता था। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अलाउद्दीन का प्रशासन देखेंगे, उसका आर्थिक सुधार देखेंगे, और उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी रहेंगे उसके बारे में देखेंगे। यानी जो भी इसके बाद खिलजी वंश का शेष पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन जो सीयूटी पीजी या कोई भी हिस्ट्री से एग्जाम देना चाह रहा है, तो उसे आप जरूर मतलब शेयर करिए या उसको रिकमेंड करिए, जिससे उसको आसानी हो अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।